हाय, माय नेम इज़ रति और आप मुझे देख रहे हैं आनंद रति नर्सिंग एकेडमी पर। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अक्यूट डायरियल डिजीजेस। काफ़ी कॉमन टॉपिक है और आपका जो सीएचओ की वैकेंसी आ रही है उसमें आपने नोटिस किया हो तो ये जो कॉमन डिजीजेस हैं वो काफ़ी पूछी जा रही है सीएचओ की वैकेंसी के अंदर। सो अगर आप सीएचओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं गाइस, तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि जितनी भी कॉमन डिजीज़ेस हैं, चाहे कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हों या फिर और अदर डिजीज़ेस जो कि कम्युनिटी में कॉमनली देखने को मिलती है, तो उन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए अगर आप सीएचओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का हमारा टॉपिक, अक्यूट डायरियल डिजीज़ेस। अक्यूट डायरियल डिजीजेज वो कंडीशन होती है जब यहाँ पर जो स्टूल है वो लूज हो जाता है या फिर लिक्विड और वाटरी स्टूल होता है इस कंडीशन के अंदर। एंड ये जो स्टूल है मोर देन 3 टाइम्स इन अ डे अगर पास किया जा रहा है तो ये जो कंडीशन है उसको हम डायरिया की जो कैटेगरी है उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर की पॉइंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि हम किस कंडीशन को डायरिया की जो कैटेगरी है उसके अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर अगर दिन में 3 टाइम से ज़्यादा बार कैंडिडेट लूज लिक्विड या वाटरी स्टूल को पास कर रहा है तो ये जो कंडीशन है उसको फिर अक्यूट डायरियल जो डिजीज़ होती है उसकी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। एंड ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी जो एग्ज़ाम हुआ है सीएचओ का, राजस्थान सीएचओ का, उसके अंदर भी देखने को मिला है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि डायरिया की जो कंडीशन है उसके अंदर अगर 3 टाइम्स से ज़्यादा बार स्टूल पास किया जा रहा है तो उसको हम अक्यूट डायरिया की कंडीशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। एंड ये जो डिजीज़ हैं वो मेनली आपको कम्युनिटी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस तरीके के केसेस। सो आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर आप सीएचओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो कॉमन डिजीज़ हैं उनको बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सीएचओ में उसमें मोस्टली आपको जो कॉमन डिजीज़ होती है कम्युनिटी के अंदर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार जो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है चाहे वो एमपी का हो या फिर यूपी का हो और अब राजस्थान का भी अवेलेबल है, तो आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको इजी हो जाएगा कि किस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और साथ के साथ आप जिस भी स्टेट का सीएचओ को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका जो वाइटल स्टैटिक्स है उसकी प्रिपरेशन ज़रूर कीजिए क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट वाइज डेथ रेट है, बर्थ रेट है या फिर एमएमआर है, आईएमआर है, इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो स्टेट से रिलेटेड जो वाइटल स्टैटिक्स है उनको भी आप स्टडी ज़रूर कीजिए किसी भी सीएचओ का जो एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ये 2 एरिया हैं आपको इनको कवर करना है। सो यहाँ पर अगर हम टाइप की बात करते हैं कि किस किस टाइप के जो डायरियल डिजीज़ेस होती है वो हमें देखने को मिलती है। सो फर्स्ट टाइप है यहाँ पर अक्यूट वाटरी डायरिया। ये जो टाइप है इसके अंदर जब भी डायरिया की कंडीशन होगी तो वो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों का ड्यूरेशन हो सकता है इस अक्यूट वाटरी डायरिया की कंडीशन में। एंड जब भी ये कंडीशन डेवलप होती है तो यहाँ पर जो मेन डेंजरस साइन हमको देखने को मिलता है वो है डिहाइड्रेशन। डायरिया की वजह से कैंडिडेट की बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। एंड साथ के साथ यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसका वेट भी लॉस हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है वो अक्यूट वाटरी डायरिया कहलाती है। एंड
इसके लिए मेनली जो रेस्पॉन्सिबल है वो विब्रियो कॉलेराई हो सकता है या फिर ई कॉलाई बैक्टीरिया से होने वाला ये इन्फेक्शन हो सकता है या फिर रोटा वायरस। तो ये 3 मेन पैथोजेंस हैं जिनकी वजह से अक्यूट वाटरी डायरिया की जो कंडीशंस हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। सेकंड जो टाइप है वो है अक्यूट ब्लडी डायरिया। मीन्स इसके अंदर हमें डायरिया के साथ साथ ब्लड का जो एक साइन है वो भी देखने को मिलेगा एंड इस कंडीशन को डिसेंट्री भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब डायरिया की कंडीशन में ब्लड भी हमें दिखाई दे रहा है तो इस कंडीशन को हम डिसेंट्री कहते हैं। एंड जब भी इस तरीके की कंडीशन होती है तो यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है उसके अंदर डैमेज देखने को मिलता है और साथ में कुछ सेप्सिस डेवलप हो सकता है या फिर माल न्यूट्रिटिव हो सकते हैं इस तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं। एंड यहाँ पर अगेन फिर से जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है वो भी डेवलप होती है एंड ये जो कंडीशन है वो है अक्यूट ब्लडी डायरिया। तो यहाँ पे जो टूल है उसके अंदर हमें विजिबल जो ब्लड होता है वो देखने को मिलता है। तो इसी से हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो कंडीशन है वो अक्यूट ब्लडी डायरिया है जिसे डिसेंट्री कहा जाता है। एंड जब भी इस तरीके की कंडीशन डेवलप होती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं वो शिगेला जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से डेवलप होते हैं। सो अगेन यहाँ पर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक की पॉइंट है आप लोगों के लिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है ब्लडी डायरिया के लिए वो है शिगेला बैक्टीरिया। या फिर जो नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर उसको कहा जाता है पर्सिस्टेंट डायरिया। मीन्स यहाँ पर जो डायरिया की कंडीशन है वो कंटिन्यूसली बनी हुई है एंड इसमें जो ड्यूरेशन है वो 14 डेज से लेकर कुछ और ज़्यादा लंबे टाइम तक का ड्यूरेशन हो सकता है। सो ये जो कंडीशन है वो पर्सिस्टेंट डायरिया की कैटेगरी के अंदर आती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टाइम लिमिट है डेज का वो इंक्रीज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो डायरिया है उसको कैटेगराइज किया गया है। सो पर्सिस्टेंट डायरिया की जो कंडीशन है उसमें 2 वीक से लेकर और भी अगर ज़्यादा दिन तक की कंडीशन बनी रहती है तो इसको फिर हम पर्सिस्टेंट डायरिया कहते हैं। एंड नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है डायरिया विद सीवियर मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन की जो कंडीशन है उसमें मेनली हम मारास्मस एंड क्वाशिरकॉर को इंक्लूड करते हैं। तो जब भी यहाँ पर इन दोनों कंडीशन के अंदर डायरिया देखने को मिलता है तो फिर अगेन यहाँ पर जो सीवियर सिस्टमिक इन्फेक्शन होते हैं वो डेवलप हो सकते हैं, साथ में डिहाइड्रेशन डेवलप होगा एंड हार्ट फेलियर और विटामिन एंड मिनरल की जो डेफिशिएंसी है वो भी हमें देखने को मिलती है। अगर मारास्मस और क्वाशिरकॉर के जो केसेस हैं उसमें डायरिया डेवलप हो रहा है तो साथ में फिर हमें यहाँ पर ये कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। अक्यूट डायरियल जो डिजीज़ेस हैं उनके लिए अगर हम ईटियोलॉजिकल एजेंट्स की बात करते हैं गाइस तो यहाँ पर वेरियस टाइप के आपको एजेंट्स देखने को मिलेंगे जिनकी वजह से ये जो डायरिया की कंडीशन है वो डेवलप होती है। तो फर्स्ट यहाँ पर है वायरसेस। कुछ इम्पॉर्टेंट वायरसेस हैं जिनकी वजह से डायरिया डेवलप हो रहा है। तो इसमें रोटा वायरस एक मेन वायरस है जो कि बच्चों में इस तरीके की केसेस देखने को मिलते हैं रोटा वायरस से रिलेटेड। एंड एको वायरस या फिर कॉक्सिकाई है यहाँ पर और एडिनो वायरस। तो ये 4 मेन वायरसेस हैं जिनकी वजह से जो अक्यूट डायरियल डिजीजेस हैं वो डेवलप होती है। या फिर ई कॉलाई ईस्टीरिया कॉलाई ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये एक रोड शेप बैक्टीरिया है और जिसका एंड पॉइंट पे आपको इस तरीके के फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। ये एक रफ डायग्राम है और आप
इसको अच्छे से स्टडी करना चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं ई कॉलाई बैक्टीरिया की इमेज को, देन इसके बाद आप कंफर्म कर सकते हैं। वैसे ये एक रफ डायग्राम मैंने आपको आइडिया के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ई कॉलाई जो बैक्टीरिया है वो किस शेप का होता है, या फिर यहाँ पर शिगेला जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से भी डायरिया डेवलप हो रहा है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और शिगेला की वजह से मेनली जो डायरियाज हैं वो ब्लडी डायरियाज होते हैं, जिसके अंदर आपको ब्लड का कंटेंट भी देखने को मिलता है एंड इसको हम डिसेंट्री कहते हैं। तो जो शिगेला है वो भी एक रोड शेप बैक्टीरिया है या फिर कैम्फाइलोबैक्टर, जैसा कि आप इसका शेप देख रहे हैं, ये एस शेप का बैक्टीरिया है एंड हाईली मोटाइल होता है, ये ग्राम नेगेटिव कैटेगरी में आता है। सो इसकी वजह से भी जो अक्यूट डायरियल कंडीशंस हैं वो देखने को मिलती है, और ये मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में होने वाले जो डायरियाज हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड नेक्स्ट जो डायरियाज हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है कॉलेरा विब्रियो या फिर विब्रियो कॉलेराई भी हम इसको कहते हैं। सो इसमें जो 5 से 10% केसेस होते हैं वो विब्रियो कॉलेराई से होने वाले अक्यूट डायरियाज होते हैं, या फिर साल्मोनेला की वजह से भी यहाँ पर जो डायरिया के केसेस हैं वो देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे ये एक रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। साल्मोनेला कुछ इस टाइप से दिखाई देता है एंड कुछ पैरासाइट्स भी हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं अक्यूट डायरिया की कंडीशन के लिए। इनमें जो कॉमन है वो है गार्डिया। सो गार्डिया का अगर आप पिक्चर गूगल करेंगे तो कुछ इस तरीके का पिक्चर आपको दिखाई देगा। डायरिया के केसेस की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो मेनली आपको बच्चों के अंदर दिखाई देगी, और वो भी स्पेसिफिक कुछ एज ग्रुप है यहाँ पर 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक के जो बच्चे हैं उनमें मोस्ट कॉमनली हमें डायरिया के केसेस देखने को मिलते हैं। और इसमें भी आपको देखने को मिलेगा जो हाईएस्ट केसेस होते हैं वो आपको 6 से लेकर 11 महीनों के जो बच्चे होते हैं, इसमें डायरिया के जो केसेस हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंड जो बच्चे 6 महीने के बीच में हैं और जो कि काउ मिल्क लेते हैं या फिर जिनको फीडिंग फार्मूलाज प्रोवाइड किए जाते हैं, सो उन बच्चों के अंदर भी डायरिया के जो केसेस हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंड जो माल न्यूट्रिटिव होते हैं वहाँ भी हमें डायरिया के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें हमें डायरिया के जो केसेस हैं वो कॉमनली देखने को मिलते हैं। डायरिया की जो कंडीशन है इसके लिए अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखते हैं गाइस, तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सीजन है, उसमें यहाँ पर जो बैक्टीरिया है या फिर वायरस है उनके जो केसेस हैं वो सीज़न के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलते हैं। लाइक जैसे बैक्टीरियल जो डायरिया है वो फ्रिक्वेंटली वार्म सीजन जब होता है उसके अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंड जो वायरल डायरिया के केसेस हैं इसमें भी स्पेसिफिक जो रोटा वायरस का डायरिया होता है वो पीक सीज़न होता है उसका विंटर सीज़न। तो यहाँ पर ये हमें एनवायरमेंटल जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं कि जो बैक्टीरियल डायरिया है वो मेनली वार्म सीजन में देखने को मिलता है, और वायरल डायरिया जो है वो विंटर सीजन में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये जो डायरियाज हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सीज़न के अकॉर्डिंगली। एंड यहाँ पर ये जो डायरिया है इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो फीकल ओरल रूट के थ्रू होता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, क्योंकि काफ़ी एफर्ट करने पड़ते हैं वीडियो क्रिएट करने के लिए। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अक्यूट डायरियल डिजीज़ जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन।
इसमें यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। जो मेन कंपोनेंट हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड है वो यहाँ पर 2.6 ग्राम्स होगा पर लीटर के अंदर, एंड ग्लूकोज एनहाइड्रेस जो है वो 13.5 ग्राम्स होता है, और पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम्स है। देन ट्राई सोडियम साइट्रेट एंड डाईहाइड्रेट ये होगा 2.9 ग्राम्स। टोटल जो वेट है इन सभी का वो 20.5 ग्राम्स पर लीटर के अंदर होगा। तो यहाँ पर ये जितने भी कंटेंट्स हैं जो कि ORS के कंटेंट्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए कि ORS के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, एंड साथ में इनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी पर लीटर के अकॉर्डिंग। इसका जो मेज़रमेंट है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। तो ये आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक के अंदर कि जो ORS है उसके अंदर कौन सा कंटेंट कितनी क्वांटिटी के अंदर इंक्लूड होता है। अक्यूट डायरियल जो कंडीशंस होती हैं उनके अंदर हमें डिहाइड्रेशन का जो मेजर साइन है वो देखने को मिलता है। तो पेशेंट के अंदर जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है वो किस लेवल पर है, मीन्स ये जो डिहाइड्रेशन है वो माइल्ड टाइप का डिहाइड्रेशन है या फिर सीवियर टाइप का डिहाइड्रेशन है। तो इसको असेस करने के लिए यहाँ पर कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं इसको चेक करने के लिए कि ये जो डिहाइड्रेशन है वो माइल्ड डिहाइड्रेशन है या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन है। यहाँ पर अगर हम पेशेंट की अपीयरेंस चेक करते हैं तो जो माइल्ड डिहाइड्रेशन है उसके अंदर थर्स्टी फील हो सकता है और अलर्ट एंड रेस्टलेस दिखाई दे सकता है। माइल्ड डिहाइड्रेशन के अंदर जो चाइल्ड है वो इस तरीके की उसकी अपीयरेंस होगी, एंड जो सीवियर टाइप का डिहाइड्रेशन है उसके अंदर जो चाइल्ड है वो ड्राउजी हो सकता है या फिर लिम्प एंड कोल्ड और स्वेटी टाइप का जो उसका अपीयरेंस है ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर ये डिहाइड्रेशन सीवियर टाइप का है। एंड पल्स अगर हम यहाँ पर नोटिस करते हैं तो जो माइल्ड डिहाइड्रेशन होगा उसके अंदर नॉर्मल रेट एंड वॉल्यूम दोनों नॉर्मल होंगे, लेकिन अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो पल्स यहाँ पर फास्ट हो जाएगी या फिर फीबल भी हो सकती है और इम्पैलेबल भी हो सकती है। एंड ब्लड प्रेशर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो माइल्ड टाइप का जो डिहाइड्रेशन है उसके अंदर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो सीवियर टाइप का डिहाइड्रेशन है उसमें लेस देन 80 mmHg जो ब्लड प्रेशर है वो हमको देखने को मिल सकता है। एंड स्किन की इलास्टिसिटी को अगर हम चेक करते हैं जो कि इसका मेन एक क्राइटेरिया होता है डिहाइड्रेशन को चेक करने के लिए, तो माइल्ड अगर ये डिहाइड्रेशन है तो यहाँ पर जब स्किन को हम पिंच करते हैं तो वो रिट्रैक्ट हो जाती है, दोबारा से अपनी स्थिति में आ जाती है इमीडिएटली अगर ये माइल्ड केस है तो। एंड अगर ये सीवियर केस है तो पिंच रिट्रैक्ट्स वेरी स्लो, यहाँ पर धीरे 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 जो स्किन है वो फिर से अपनी नॉर्मल जो पोजीशन है उसमें आती है, उसको टाइम लगता है। तो इस तरीके से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो डिहाइड्रेशन है वो किस टाइप का यहाँ पर डिहाइड्रेशन है। साथ में यहाँ पर टंग को भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो यहाँ पर जो माइल्ड डिहाइड्रेशन है उसके अंदर जो टंग है वो थोड़ी सी मॉइस्ट होगी, जो ड्राइनेस है वो इतनी नहीं होगी, थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। लेकिन सीवियर टाइप का जो डिहाइड्रेशन है उसके अंदर जो टंग है बहुत ही ड्राई होती है। एंड बच्चों के अंदर हम फॉन्टेनेल्स को भी चेक कर सकते हैं डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। माइल्ड टाइप का जो डिहाइड्रेशन है उसमें फॉन्टेनेल्स जो होते हैं वो नॉर्मल रहेंगे यहाँ पर, लेकिन अगर ये सीवियर डिहाइड्रेशन है तो ये फिर धसे हुए दिखाई देंगे, सनकेन हो जाएंगे। एंड यूरिन का फ्लो भी हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। माइल्ड टाइप के जो
डिहाइड्रेशन है उसके अंदर यूरिन का फ्लो नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो जो यूरिन है वो कम हो सकता है या बिल्कुल भी उसका प्रोडक्शन हमें नहीं देखने को मिल सकता। तो इस तरीके से हम जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है उसको इजीली असेस कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन का असेसमेंट करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा वो ओरल रिहाइड्रेशन जो थेरेपी है उसको प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस अवेलेबल है जो कि WHO के द्वारा दी हुई है कि एज के अकॉर्डिंग एंड वेट के अकॉर्डिंग हमें कितना जो ORS का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो यहाँ पर 3 आपके पास कॉलम है, फर्स्ट है एज का, देन वेट का, और जो लास्ट है वो ORS सॉल्यूशन का सेक्शन है। तो एज में यहाँ पर अगर हम 4 महीने का जो एज ग्रुप है इसके बीच में अगर बेबी का एज है एंड वेट है यहाँ पर अंडर 5 kg, तो यहाँ पे हमें 200 से लेकर 400 ml तक का जो ORS सॉल्यूशन है वो हम बेबी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मिनिमम जो इसकी क्वांटिटी है वो 200 है और मैक्सिमम 400 है। तो इसके बीच में हम जो सॉल्यूशन है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। जितना जो बेबी है उतना वो इजीली ले सकता है, इतना सॉल्यूशन हमें बेबी को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट जो एज ग्रुप है वो है 4 महीने से लेकर 11 महीने तक के जो बच्चे हैं एंड वेट जो होगा यहाँ पर वो 5 kg से लेकर 7.9 kg तक का इसके अंदर वेट इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर जो ORS हम प्रोवाइड कराएंगे वो 400 से लेकर 600 ml तक हो सकता है। और अगर बेबी 1 से लेकर 2 साल तक का एज ग्रुप का है और वेट उसका अगर 8 kg से लेकर 10.9 kg तक के बीच में है तो जो ORS सॉल्यूशन है वो 600 से लेकर 800 ml तक हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर एज ग्रुप 2 से लेकर 4 साल तक के बच्चे का है और अगर वेट यहाँ पर 11 से लेकर 15.9 kg के बीच में है तो फिर जो ORS सॉल्यूशन है वो 800 से लेकर 1200 तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड अगर बच्चा 5 से लेकर 14 साल तक की एज ग्रुप का है तो यहाँ पर वेट इसका होगा 16 से लेकर 29.9 kg तक की जो वेट है उसके लिए हम यहाँ पर 1200 से लेकर 2200 ml तक जो ORS सॉल्यूशन है वो हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं और जिनका वेट 30 किलो से ऊपर है तो इस कंडीशन में हम 2200 से लेकर 4000 ml तक ORS को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कुछ ये गाइडलाइंस हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है जब भी हम ORS सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं अक्यूट डायरियल डिजीज़ के केसेस के अंदर, या फिर अगर ORS सॉल्यूशन का जो पैकेट है वो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर फिर होम रेमेडी के रूप में एक सिंपल मिक्सचर को तैयार किया जा सकता है जिसके अंदर जो टेबल सॉल्ट होगा वो 1 लेवल टी स्पून होगा उसका एंड जो शुगर है वो 6 लेवल टी स्पून होगा और इसको डिज़ोल्व किया जाएगा 1 लीटर पानी के अंदर। तो ये जो सॉल्यूशन है फिर हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमारे पास ORS का सॉल्यूशन नहीं है तो। एंड साथ में यहाँ पर हमें जो नॉर्मल डाइट है वो भी प्रोवाइड करनी है, लाइक सीरियल्स हम दे सकते हैं, वेजिटेबल्स हैं और अदर फूड वो हमें देने ही देने हैं चाहे डायरिया की कंडीशन हो रही है तो यहाँ पर इनको स्किप नहीं करना है। एंड अगर जो पेशेंट है वो ओरली इस सॉल्यूशन को नहीं ले पा रहा है तो फिर उस कंडीशन में हम इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन को प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पर अगर पेशेंट हो सकता है कि शॉक की कंडीशन में हो या फिर पेशेंट को ये जो फ्लूइड है वो ओरली लेने में दिक्कत हो रही हो तो फिर यहाँ पर हम इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड डायरिया की जो कंडीशन है उसके अंदर हमें जिंक के जो सप्लीमेंट्स हैं उनको भी प्रोवाइड करना होता है। जिंक को जब हम यूज़ करते हैं तो ये जो डायरिया की
फ्रीक्वेंसी है और उसकी सीवियरिटी है इसको कम कर देता है। सो यहाँ पर हमें जिंक के सप्लीमेंट को यूज़ करना होता है और 10 to 14 डेज़ के लिए जो जिंक है उसको हम यूज़ कर सकते हैं अक्यूट डायरियल कंडीशंस के लिए। सो जो जिंक की क्वांटिटी होगी यहाँ पर 10 mg जिंक हम यूज़ करेंगे इन्फेंट्स के लिए जो कि 6 मंथ के एज ग्रुप के अंदर आते हैं, एंड 20 mg हम यूज़ करेंगे चिल्ड्रन के लिए जो कि 6 महीने से ज़्यादा बड़े हैं। और ये जो ड्यूरेशन है वो 10 to 14 डेज़ का ड्यूरेशन होगा। तो उसमें हम जो जिंक प्रोवाइड कर रहे हैं वो 10 mg होगा एज़ पर द एज एंड 20 mg होगा जो बच्चे 6 मंथ से ज़्यादा बड़े हैं उनके लिए। तो इस तरीके से हम जिंक जो सप्लीमेंट है उसको प्रोवाइड करेंगे अक्यूट डायरिया जो कंडीशंस हैं उनके लिए। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी क्वांटिटी हम कितने एज ग्रुप के लिए यूज़ में ला रहे हैं। एंड इसके साथ में कुछ और अदर स्ट्रेटजीज़ को भी हमें अपनाना होगा जो डायरिया के केसेस हैं उनको ट्रीट करने के लिए। सो इसके अंदर सबसे पहले हमें जो वाटर सप्लाई है उसको इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि आपने देखा कि ये जो कंडीशन है वो फीकल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है। तो यहाँ पर जो वाटर सप्लाई है वो भी कंटामिनेटेड हो सकती है, तो उसको इम्प्रूव करना है। एंड अगर डायरिया की कंडीशन डेवलप हो गई है तो फिर यहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन बेबी को मिलना चाहिए। तो बेटर ब्रेस्ट फीडिंग की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर हमें प्रोवाइड करनी है ताकि जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। एंड प्रॉपर वीनिंग भी होनी चाहिए, साथ के साथ में बच्चे को जो प्रॉपर डाइट है, सिर्फ बेबी जो है मिल्क के ऊपर ही डिपेंड नहीं होना चाहिए, साथ में जो अदर सप्लीमेंट फूड है वो भी उसे दिया जाना चाहिए। एंड यूज़ ऑफ प्रॉपर लैट्रिन्स, यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं उनका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर अगर इस तरीके की कंडीशंस डेवलप होती हैं तो उसकी वजह से भी जो वाटर सप्लाई है या फिर फूड प्रोडक्ट्स हैं वो कंटामिनेट हो जाते हैं। एंड ये एक मेजर रीज़न होता है यहाँ पर जो डायरिया की कंडीशन है उसके डेवलप होने के लिए। तो यहाँ पर जो यूज़ ऑफ लैट्रिन्स है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एंड जो इम्यूनाइजेशन अवेलेबल है डायरिया के लिए वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। और यहाँ पर रोटा वायरस वैक्सीन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है जो कि बच्चों से रिलेटेड है, इसका वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर जो विटामिन ए है उसका सप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। तो इस तरीके से जो अदर स्ट्रेटजीज़ है उनको हम प्रॉपर यूज़ करके जो अक्यूट डायरिया की कंडीशन कम्युनिटी में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।